प्लान किया गया था, ऐसे कोई भी चीजें प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई है। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक जो है उसको लेकर भी जो है चर्चा हुई। प्रज्ञा ठाकुर का बाइक का जो नंबर है, जो सीज नंबर है, वो मैच नहीं हुआ। इसके साथ जो एनआईए जिस तरीके से जांच कर रही है उसको लेकर भी विशेष टिप्पणी की गई। आपको लगता है कि एक स्पेसिफिक लोगों को जो है इसमें अटकाने के लिए इस तरीके का पूरा षड्यंत्र किया गया और बाद में जो लोग हैं उनको अटकाया गया, जो 7 लोग हैं उनको अटकाया गया? नहीं, ऐसा है कि जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, अगर उसमें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं या प्रेशर आता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर, तो ऐसी गलतियां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से होती है। तो वो अलग कुछ था, किसी को हटाना या डालना, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने वो देखा जाए तो ये एक्यूज सब जो है ये एक्विट हुआ है। एक्यूज जो है एक्विट हो गए हैं, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। कब तक वो बाहर आने की चांसेस है? फॉर्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी? सारे एक्यूज बेल पे है, सारे एक्यूज बेल पे है और अभी तो केस खत्म हो गया है। मैं आरोपी नंबर 11 का वकील था, जिसका नाम है सुधाकर चतुर्वेदी। सर, मोबाइल स्पॉट पे मिले थे, आरडीएक्स स्पॉट में मिले थे, गाड़ी वहाँ पे थी। क्या कोर्ट ने इस बारे में क्या कोर्ट ने सीधा कहा है कि जो मोबाइल या गाड़ी है, जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था बोल के। सर, एनआईए इसमें फेल हुआ है। यस, एनआईए फेल हुआ है बोलने से ज्यादा एटीएस ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया था। एनआईए ने तो बाद में इन्वेस्टिगेशन हाथ में लिया था। यूएपीए का एक्ट बताया गया कोर्ट की तरफ से कि सैंक्शंस पूरी तरह से बराबर नहीं, लीगल नहीं है। फोन टैपिंग के बारे में ऐसा कहा गया कि उसके लिए सैंक्शंस लगते हैं, जो सरकार के सैंक्शंस लेने चाहिए थे। फोन बिना सैंक्शंस के फोन टैप किए गए थे, तो जो कि लीगली वैलिड नहीं है। सर, अभी इसमें डिटेल्स में जानकारी चाहिए कि ये जो आरोप लगे थे, दहशतवाद का आरोप लगा था एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, उस बारे में? एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं, और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे इसमें कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जीतना तो हम जब थे तो तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। 2008 मालेगांव ब्लास्ट को लेकर आज एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। इसमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय अहिरबार, इसके अलावा सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे और इन सभी लोगों को बरी किया गया है। स्पेशल जज लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कुछ आरोप अदालत द्वारा खारिज किए गए हैं, जबकि कुछ स्वीकार किए गए हैं। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि एटीएस का काला चौकी कार्यालय एक पुलिस स्टेशन नहीं है। अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया कि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि बम मोटरसाइकिल के बाहर रखा गया था, न कि अंदर। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कोई भी सबूत विश्वसनीय नहीं है, यानी कि रिलायबल एविडेंस यहां पर नहीं मिले हैं। अदालत ने कहा स्पॉट पंचनामा में खामियां थी, डंप डेटा उपलब्ध नहीं था, इसके अलावा घटनास्थल की बैरिकेडिंग नहीं की गई थी, इसलिए कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वाहन के चेसिस नंबर को मिटा दिया गया था और दोबारा रीस्टोर नहीं किया गया, इसलिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की ही थी। यानी जो ये बाइक है जिसमें ब्लास्ट होने की बात सामने आई थी, ये कहा जा रहा था कि वो साध्वी प्रज्ञा की है और इसी वजह से वो इस पूरे केस में भी फंसी थे। लेकिन अब कोर्ट ये कहता है कि ये बाइक उनके होने की कोई सबूत जो है वो यहां पर नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने कहा कुछ मेडिकल प्रमाण पत्र अवैध चिकित्सकों की ओर से जारी किए गए हैं, जिन्हें साबित किया जाना जरूरी है। कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि पुरोहित आरडीएक्स लाया था और बम जो है उन्होंने ही असेंबल किया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि बम वाली मोटरसाइकिल किसने खड़ी की, जबकि इलाका रमजान के चलते पहले से सील किया गया था। घटना के बाद की स्थिति में पत्थरबाजी किसने की, नुकसान किसने पहुंचाया, पुलिस की बंदूक छीनने की घटनाएं, इन पर कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। स्पेशल जज लाहोटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कुछ आरोप अदालत द्वारा खारिज किए गए हैं, जबकि कुछ स्वीकार किए गए हैं। बचाव पक्ष का यह तर्क है कि एटीएस का काला चौकी कार्यालय एक पुलिस स्टेशन नहीं है। अदालत ने स्वीकार कर दिया।
अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि बम मोटरसाइकिल के बाहर रखा गया था, ना कि अंदर। जज ने फैसला पढ़ना शुरू किया और उसके बाद यहां पर ये तमाम चीजें बताई। फिलहाल आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट में क्या क्या हुआ था। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव के भीकू चौक पर एक दोपहिया वाहन में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 101 लोग घायल हुए थे। मृतकों में फरहीन उर्फ शागुफ्ता शेख लियाकत, शेख मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक मुस्तफा, इरफान जियाउल खान, इसके अलावा सैयद अजहर, सैयद निसार और हारून शाह मोहम्मद शाह शामिल थे। पहले एफआईआर स्थानीय पुलिस ने दर्ज की, लेकिन बाद में ये केस एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस को सौंप दिया गया। एटीएस ने दावा किया कि अभिनव भारत नामक संगठन 2003 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, उपाध्याय समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया। सबसे पहला सुराग एक एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल से मिला, जिसका नंबर नकली था और इसके इंजन चेसिस नंबर से छेड़छाड़ की गई थी। फॉरेंसिक जांच के बाद इसका असली नंबर जो है वो गुजरात का निकला था, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड था। 23 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा और श्याम भावरलाल शाहू को गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2008 तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी थी और मकोका यानी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम जो है इन लोगों पर लगाया गया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स कश्मीर से लाकर अपने महाराष्ट्र घर पर छिपाया था। बम सुधाकर चतुर्वेदी के देवलाली छावनी क्षेत्र स्थित घर में तैयार किया गया था। एटीएस ने दावा किया कि मोटरसाइकिल बम जो है वो प्रवीण तकलकी, रामजी कालसांगरा और संदीप डांगे ने लाया था और ये सभी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत काम कर रहे थे। मालेगांव जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, कथित तौर पर रमजान से ठीक पहले सांप्रदायिक अशांति करने के लिए इसे चुना गया था। जनवरी 2019 में पहली चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 11 आरोपी और 3 वांटेड थे। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में सुधार कर धर द्विवेदी के लैपटॉप की रिकॉर्डिंग, वॉइस सैंपल और इन तमाम चीजों को शामिल किया गया था। फरवरी 2011 में तकलकी की गिरफ्तारी के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई थी और जांच के अनुसार साजिश की शुरुआत जनवरी 2008 में फरीदाबाद, भोपाल और नासिक में बैठक में हुई थी, जहां एक हिंदू राष्ट्र आर्यवत बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें उनका खुद का संविधान और झंडा होना था। 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यानी कि एनआईए ने फैसला अपने हाथ में ले लिया और मुकदमे की प्रक्रिया को तेज किया। 13 मई 2016 को एनआईए ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उन्होंने मकोका की धाराएं हटा दी, ये कहते हुए कि एटीएस की ओर से इस कानून का प्रयोग संदिग्ध था। एनआईए ने यह भी आरोप लगाया कि एटीएस ने झूठे सबूत गढ़े और जबरदस्ती के तरीके अपनाए। एजेंसी ने कई गवाहों के बयान दोबारा दर्ज किए जो पहले एटीएस को दिए गए बयानों से विरोधाभासी थे। एनआईए ने यह भी कहा था कि एटीएस ने गवाहों को धमकाया और डराने की कोशिश की। 27 दिसंबर 2017 को ट्रायल कोर्ट ने माना कि मकोका लागू नहीं हो सकता, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर और अन्य 6 आरोपियों को आरोप मुक्त करने से इनकार किया गया। इन्हें यूएपीए, आईपीसी और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत मुकदमा झेलने का आदेश दिया गया। 3 आरोपियों को सबूत के अभाव में उस वक्त बरी किया गया था। दिसंबर 2018 में ट्रायल शुरू हुआ। एक आरोपियों ने धमकाने की घटना पर सवाल उठाए, जिससे मालेगांव के कई घायल मुंबई जाकर गवाही देने को मंजूर हुए। प्रोसिक्यूशन ने कुल 323 गवाहों की गवाही, कार्रवाई और कॉल डेटा रिकॉर्ड और वॉइस सैंपल जैसी तकनीकी सबूतों का हवाला दिया था। 26 गवाहों की मौत अदालत में गवाही की बारी आने से पहले ही हो गई थी, जबकि यहां पर 39 गवाह अपने बयान से पलट गए। वहीं 282 गवाहों ने प्रोसिक्यूशन का साथ दिया। प्रोसिक्यूशन ने अपनी मूल गवाह सूची से 41 गवाहों को हटा भी दिया था। कुछ आरोपी, खासकर की प्रज्ञा ठाकुर ने एटीएस पर हिरासत में प्रताड़ना का आरोप लगाया। लंबी सुनवाई के बाद 19 अप्रैल 2025 को स्पेशल जज एके लाहोटी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे आज यहां 31 जुलाई को सुनाया गया और उसके बाद इन 7 आरोपियों को बरी किया गया। सबूतों के अभाव में यह कहा गया कि किसी भी चीज का पुख्ता सबूत यानी कि जो रिलायबल एविडेंस है वो नहीं मिल पाया है, इसीलिए साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित 7 यहां पर जो आरोपी थे उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है कोर्ट की तरफ से। 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है। एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई,
लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश धावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट न होने से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं, ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है कोर्ट ने। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है, और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। मालेगांव में आज के दिन लॉ एंड ऑर्डर